गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है चालक और चालकता के बारे में, तो आज की क्लास में हम चालक और चालकता की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही हम किरचॉफ्स के नियम की भी पढ़ाई करेंगे। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स के नियम से। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किरचॉफ का नियम जो है वह किरचॉफ का नियम हमें क्या बतलाता है। तो किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें दो नियम दिए। इन नियमों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा या किसी वैद्युत परिपथ में जो आपकी विभव है, विभवांतर है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ्स का प्रथम नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसको कि आप क्या बोल रहे हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर इसे हम किरचॉफ करंट लॉ भी या किरचॉफ का धारा नियम भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ का धारा नियम भी बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि यहां पर हमें क्या करना है, हमें किसी वैद्युत परिपथ के एक नोड को कंसीडर करना है। ठीक है, नोड का मतलब यह होता है कि यदि मान लीजिए आप किसी वैद्युत परिपथ में आ रहे हैं तो ये बहुत सारी तारें जो हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो किरचॉफ्स का प्रथम नियम जो है वह बोलता है कि किसी भी नोड पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा उस नोड से जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ धारा I1 और I2 आ रही है, तो हम I3, I4, I5 जो है वह जा रही है। तो किरचॉफ्स का प्रथम नियम क्या बोलता है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम बोलता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर दो धाराएं आ रही हैं, I1 और I2 क्या हो रही हैं, यहां पर आ रही हैं, और I3, I4, I5 जो है वह इस पॉइंट A से दूर जा रही हैं। तो हमने यहां पर किरचॉफ्स का नियम लगाकर बोला कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, इसी नियम को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम बोलते हैं कि आप किसी एक धारा को पॉजिटिव मान लें और दूसरी वाली धारा को नेगेटिव मान लें। यह मानना पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि आप अंदर आने वाली धारा को पॉजिटिव मान रहे हैं या बाहर जाने वाली धारा को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमने अंदर आने वाली धारा को, जिसको कि हम इनकमिंग करंट बोलते हैं, उसे हमने पॉजिटिव मान लिया और बाहर जाने वाली धारा को हमने नेगेटिव मान लिया। तो यहां पर जो आपके पास अंदर आने वाली धारा है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। यह जो धाराएं है यह किसके बराबर है, यह 0 के बराबर है। तो हमारे पास यहां पर हमने क्या माना, हमने माना कि जो धाराएं आ रही हैं वह पॉजिटिव हैं और जो धाराएं बाहर जा रही हैं वह धाराएं क्या है, नेगेटिव हैं। इसी के जगह पे यदि मान लीजिए हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे इनकमिंग जो धाराएं आ रही हैं उन्हें हमने पॉजिटिव माना है और आउटगोइंग को हमने क्या माना है, नेगेटिव माना है। तो यहां पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि यदि हम सारे धाराओं को उनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। तो इसको जो लिखने का तरीका आता है वो आता है सिग्मा डेल्टा I इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं पर देखिए, अगर यदि आप इसे फिर से लिखें तो सारे माइनस वाले जो धाराएं हैं, ये तीन धाराएं हैं, उनको हम इक्वल टू के उस तरफ भेज दें तो यह होगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, वही किरचॉफ का नियम आ गया जो हमने पहले निकाला था। अब चूंकि यहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप इनकमिंग को पॉजिटिव माने और आउटगोइंग को नेगेटिव माने, इस कारण से यदि आप इसका उल्टा भी मान लेते हैं, अगर आप क्या मान लें, आप अब मान लें कि हमने इनकमिंग को नेगेटिव माना
और आउटगोइंग को क्या मान लिया, हमने आउटगोइंग को पॉजिटिव मान लिया। तो यहां पर दो धाराएं आ रही हैं, पहली धारा I1 और I2। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे, हम जो समीकरण लिखेंगे वह क्या लिखाएगा, -I1 -I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से यदि फिर से आप क्या करें, इक्वेशन में वापस चले जाएं, तो आप लिख सकते हैं कि I3 प्लस I4 प्लस I5 I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप कोई सा भी मेथड अपनाएं, या तो आप पहला मेथड ये अपनाएं, दूसरा मेथड ये अपनाएं, या तीसरा मेथड ये अपनाएं, आपके पास जो समीकरण आएगा वह समीकरण समान होगा। ठीक है, तो यहां पर साइन की कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी हमारे पास दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी पॉजिटिव और उसके दूसरे वाले को, यदि आपने इनकमिंग को पॉजिटिव माना तो आप आउटगोइंग को क्या कर सकते हैं, नेगेटिव मान सकते हैं। इन पॉजिटिव नेगेटिव के चक्करों से बचने के लिए हम किरचॉफ करंट लॉ में यही समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं अंदर आने वाली करंट जो है वह बाहर जाने वाली के बराबर होगी, और यह क्या है, आसान भी है। एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है किरचॉफ करंट लॉ से, वह यह पूछा जाता है कि किरचॉफ करंट लॉ किस पर आधारित है। तो किरचॉफ करंट लॉ जो है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है। वह किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। तो आवेश संरक्षण, आपको पता है कि आवेश संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आवेश को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही आवेश को मिटाया जा सकता है। आवेश सिर्फ एक कण से दूसरे कण में जा सकती है, पुनर्विस्थापित हो सकती है। तो यही क्या है, आपका आवेश संरक्षण पर किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वह क्या है, वह आधारित है। किरचॉफ करंट लॉ जो है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ करंट लॉ का जो है वह ज्यादा एप्लीकेशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि सवालों में जनरली ऐसा देखा गया है कि वैद्युत परिपथ में धाराओं की जो दिशा है वो धाराओं की दिशा पहले से दी जाती है। ठीक है, इस कारण से ऐसा देखा गया है कि हमें किरचॉफ करंट लॉ की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जो हम किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे वह हम याद क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे कि किसी नोड पर क्या होगा, जितनी भी वैद्युत धारा आ रही है उतनी ही वैद्युत धारा बाहर की ओर जाएगी। यही एक स्टेटमेंट आपको याद करना है, जिससे आपका क्या होगा, किरचॉफ का करंट नियम काम करेगा। चलिए अब हम आगे आते हैं दूसरे नियम में, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वह बोलता है कि यदि आप किसी बंद वैद्युत परिपथ की बात करें, मान लेते हैं कि हमने यहां पर क्या बना लिया, एक वैद्युत परिपथ कुछ ऐसा बना लिया जिसमें यहां वोल्टेज V, यह R1 और यह R2 है। तो बंद वैद्युत परिपथ में जो भी विभवांतर का क्या है, विभवांतर का योग है वह शून्य होगा। ऑफ वोल्टेज लॉ आप यदि लिखना चाहें तो आप लिखेंगे समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, या फिर समेशन ऑफ डेल्टा E इज इक्वल टू 0। विभवांतर या वैद्युत वाहक बल हम कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, यह दोनों किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। लेकिन यह किरचॉफ के प्रथम नियम जितना आसान नहीं है। यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां हमें वैद्युत परिपथ में साइन कन्वेंशन का भी इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए, कोई भी वैद्युत परिपथ है उसमें धारा बहेगी। यदि हम इस वैद्युत परिपथ की बात करें तो इसमें I1 धारा और इसमें इसमें I1 धारा जा रही है, और क्योंकि यह क्या है, यह श्रेणी क्रम में ही है, तो यही I1 धारा इस परिपथ में बहेगी। तो हमें जो साइन कन्वेंशन याद रखना होता है, यहां पर यदि हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर दो प्रकार के होंगे। पहला जो विभवांतर होगा वह वैद्युत सेल का होगा, और दूसरा जो विभवांतर आएगा वह आएगा रेजिस्टरों के कारण, जो प्रतिरोध है उनके कारण क्या आएगा, हमारे पास विभवांतर आएगा।
तो हम बोलते हैं कि यदि आपके पास जो वैद्युत धारा है वह किससे जा रही हो, वह ऐसे जा रही हो कि आपकी धारा बैटरी के वैद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, यदि आप वैद्युत सेल की बात करें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यदि वैद्युत धारा ऐसे जा रही हो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वैद्युत धारा बाहर की ओर निकल रही हो, तो E इज इक्वल टू होगा प्लस V। ठीक है, मतलब जो हम यहां विभवांतर लेंगे वह विभवांतर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यही यदि वैद्युत धारा ऐसे जा रही हो कि वैद्युत धारा कहां से निकल रही हो, वैद्युत धारा निकल रही हो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो हम इसे E इक्वल टू माइनस V बोलेंगे। ठीक है, तो विभवांतर पॉजिटिव कब लेना है, जब धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, नेगेटिव से अंदर आए और पॉजिटिव से बाहर निकले। तो याद करने का सिंपल से यहां तरीका ये होता है कि देखिए धारा जो है वो पॉजिटिव से निकल रही है, तो पॉजिटिव हो करके निकल रही है, तो विभवांतर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और धारा जो है वो नेगेटिव से निकल रही है, तो नेगेटिव हो करके निकल रही है, तो विभवांतर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब यदि धारा ऐसे आ रही हो, जैसे ये वैद्युत परिपथ हमने बना रखा है, इस वैद्युत परिपथ की बात करें तो यहां जो I1 धारा है वह इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जा रही है, तो यहां जो इसके विभव V का मान है, इसे हम जब इक्वेशन लिखेंगे इसमें डालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें आपका क्या कर सकते हैं, प्लस V लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो आपकी चीज है वह क्या है, वह है प्रतिरोध। तो आपने प्रतिरोध बनाया और प्रतिरोध में यदि धारा जो है वह कैसे जाए, धारा यदि पॉजिटिव से निकले बाहर, यह धारा जा रही है, तो यहां पे जो E आता है वह आपका आएगा माइनस IR। और यदि आप प्रतिरोध की बात करें कि धारा कहां से निकल रही है, नेगेटिव से निकल रही है, तो E आएगा प्लस IR। मतलब जो वैद्युत सेल में हमने दिशा निर्धारण किया था उसका ठीक उल्टा दिशा निर्धारण हम किस में करते हैं, प्रतिरोध में करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही हो तो उसका विभवांतर हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यदि प्रतिरोध के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही हो तो उसका विभवांतर हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के जो सवाल हैं वह क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद करना बहुत जरूरी है। इसमें भी हम एक ही चीज याद करते हैं, हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि हम इसे याद ना करें, क्योंकि यदि हम इस चीज को याद करते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम सिर्फ यही याद करते हैं, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट याद करेंगे कि यदि धारा वैद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही हो तो विभवांतर पॉजिटिव है, प्रतिरोध में ठीक इसका उल्टा होगा। तो ये चीज हमने क्या कर लिया, ये चीज हमने साइन कन्वेंशन के लिए याद कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब जो दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि पहले जब हमने किरचॉफ करंट लॉ लिखा था तो हमने लिखा था I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, लेकिन हमने यहां लिखा था समेशन डेल्टा I इज इक्वल टू 0, जो ये जनरल इक्वेशन होता है। हम इस जनरल इक्वेशन का प्रयोग यहां पर नहीं कर रहे थे, हम इस जनरल इक्वेशन का यहां पर प्रयोग क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। हम जनरली क्या बोल रहे थे कि इनकमिंग करंट जो है वो किसके बराबर होगी, आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। तो जो द्वितीय नियम जब हम लगाएंगे तब भी हम ऐसा ही बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वोल्टेज ऑफ सेल, सेलों का विभव बराबर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज भी बहुत जरूरी है कि यदि आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये चीज लिखें कि वोल्टेज जो सेल का है वही किसका है, रेजिस्टर का। जैसे कि हमने जो एक पीछे वैद्युत परिपथ बना रखा है, इस परिपथ की यदि हम बात करें और किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसमें लगाना चाहें तो यहां पर क्या है, यहां पर एक ही धारा I1 आपके पास आ रही है, तो जो भी आपके पास वैद्युत धारा आ रही है वहां पर आप ऐसा लिखेंगे V बराबर क्या, I1 R1 प्लस I2 R2।
यही आपका क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। लेकिन किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम में आपके पास इतना सिंपल वैद्युत परिपथ नहीं आएगा। यहां पे तो वैद्युत परिपथ में क्या है, वैद्युत परिपथ में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, दो रेजिस्टर और एक वोल्टेज की बात करी गई है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम बंद वैद्युत परिपथ की बात करते हैं तो हम बंद वैद्युत परिपथ में एक दिशा मान लेते हैं, जो दिशा जो है वह क्या होती है, वही दिशा डिफाइंड होती है, ठीक है। इस दिशा का रीजन मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैद्युत परिपथ आएगा तो इस दिशा का मतलब हमें समझ में आएगा। तो अभी तो फिलहाल आप ये समझिए, देखिए क्योंकि यह पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी की, तो ये प्रतिरोध की पॉजिटिव और ये प्रतिरोध की नेगेटिव, और यहां धारा कहां से निकल रही है, तो यहां धारा नेगेटिव से निकल रही है। तो प्रतिरोध में जब धारा नेगेटिव से निकलेगी तो उसका विभव क्या होगा, पॉजिटिव। और क्योंकि यह रेजिस्टेंस R1 और यह रेजिस्टेंस R2 श्रेणी क्रम में है, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव से, तो यहां भी धारा कहां से निकल रही है, नेगेटिव से निकल रही है। तो हमने इसे क्या लिखा, प्लस I2 R2। और चूंकि यहां पे भी धारा कहां निकल रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, तो हमने क्या लिखा, हमने प्लस V लिखा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक सा एक वैद्युत परिपथ है आपके पास, जिसमें आपने क्या किया, किरचॉफ्स के वोल्टेज नियम लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे परिपथ क्या होते जाता है, परिपथ कॉम्प्लेक्स होते जाता है, वैसे वैसे आपके पास क्या होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास किरचॉफ का नियम लगाने में दिक्कत होने लगेगी। तो मैं एक परिपथ बनाता हूं जिसमें कि आप क्या करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, हम किरचॉफ का नियम लगाएं। तो देखिए एक परिपथ बनाते हैं हम, यहां पर परिपथ दिया हुआ है कि यह एक वैद्युत परिपथ दिया हुआ है जिसमें वोल्टेज दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज नहीं, यह एक वैद्युत परिपथ दिया हुआ है जिसमें वोल्टेज दिए हुए हैं। यह है 1.5 वोल्ट और 1 ओम। यह है 2 वोल्ट और 2 ओम, और यह है 5 ओम का। यह एक वैद्युत परिपथ दिया हुआ है, और इसमें जो है आपको देखिए, अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले हमें किरचॉफ का करंट नियम लगाना होता है। हालांकि जनरली जो किरचॉफ का करंट नियम होता है वो आपको लगा करके मिलता है, लेकिन यदि नहीं मिले लगा करके क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें किरचॉफ का करंट नियम लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं, हम यहाँ पर किसी एक सोर्स से चलते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस सोर्स में जो है वह आपकी धारा क्या आ रही है, I1 बाहर निकल रही है। तो यह I1 जो है वो यहां तक आएगी। इस बिंदु पर इस I1 को क्या होना पड़ेगा, इस I1 को बदलना पड़ेगा। क्योंकि यह दूसरा सोर्स है, तो हम कन्वेंशन के लिए, हम अपनी आसानी के लिए इससे क्या मान सकते हैं, इससे I2 धारा मान सकते हैं। इस बिंदु पर यह I1 और I2 मिल गए, और अब ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, I1 प्लस I2 होकर के, ठीक है। इसी बिंदु पर देखिए हमने क्या लगा दिया, हमने किरचॉफ का करंट नियम लगा दिया। हमने बोला, इस बिंदु को हम पॉइंट ए बोल लेते हैं, हमने बोला कि इस पॉइंट ए पर I1 धारा वोल्टेज सोर्स 1.5 वोल्ट से आ रही है, और I2 धारा वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट से आ रही है। तो यह दोनों जो धाराएं हैं, यह दोनों धाराएं क्या हो रही हैं, इस बिंदु पर आ रही हैं। तो इस बिंदु से जो धारा जाएगी वह इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यदि आप यहां पहुंच जाए तो यही धारा I1 प्लस I2 यहां आ गई, यही धारा I1 प्लस I2 यहां आ गई। यह धारा I1 प्लस I2 जब यहां पहुंची तो इसमें से I2 धारा इधर चली गई और I1 धारा इधर आ गई। तो हमने यहां पॉइंट बी पर भी क्या किया है, हमने यहां पॉइंट बी पर भी केसीएल का एप्लीकेशन किया है। जो आपने किरचॉफ का करंट नियम पढ़ा है उसका हमने क्या कर लिया है, एप्लीकेशन कर लिया,
ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर दिक्कत क्या हो जाएगी, यहां पर दिक्कत यह हो जाएगी कि हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है। हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, I1 और I2 का मान पूछा जा रहा है। तो हमारे पास I1 भी है और क्या है, I2 भी है। और यदि आप I1 और I2 की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। और दो समीकरण तभी बनेंगे जब आप दो लूप मानेंगे। तो हम दो लूप मानते हैं, A B C D, और दूसरा जो लूप मानते हैं वो हम मानते हैं E F। तो हम सबसे पहले बात करेंगे A B E F की। ABEF जो है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें यदि हम बात करें तो हमें धारा की अपने अनुसार कोई दिशा माननी पड़ेगी, और वो दिशा जो है वो या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो हम हमेशा धारा की एक ही दिशा को मानेंगे, ठीक है। हम अपने दिमाग में यही लगा लें कि हमें हर सर्किट में क्या करना है, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जनरली कैलकुलेशन में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। इस कारण से हम क्या कर लें, हम धारा की एक ही दिशा बना लें। हम जो भी दिशा माने हम उसे एक ही दिशा मान लें, या तो आप क्लॉकवाइज मान लें या तो आप क्या मान लें, एंटी क्लॉकवाइज मान लें। तो हमने यहां पर क्या किया, धारा की क्लॉकवाइज दिशा मान ली, ठीक है। धारा की क्लॉकवाइज दिशा मानने से देखिए क्या होगा, हमने यहां पर धारा की क्लॉकवाइज दिशा मान ली। तो क्लॉकवाइज दिशा मानने से क्या होगा कि अब हमें देखना है कि यह जो धारा है वह धारा कहां जा रही है। तो यदि इस 2 वोल्ट से बात करें तो इस 2 वोल्ट में यह धारा ऐसे जा रही होगी, और इस 1.5 वोल्ट में बात करें तो इस 1.5 वोल्ट में ऐसे जा रही है। मतलब 2 वोल्ट में देखें तो 2 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही है, और 1 वोल्ट में देखें तो नेगेटिव टर्मिनल से धारा निकल रही है। तो जो 2 वोल्ट का मान होगा वो 2 वोल्ट पॉजिटिव में होगा, और जो आपका क्या होगा 1.5 वोल्ट का मान होगा वह 1.5 वोल्ट का मान क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या करना था, हमें लेफ्ट हैंड साइड विभव लिखना था, किसका, सेलों का विभव लिखना था। तो 2 सेल थे तो हमने दोनों सेलों के विभव को आपस में घटा दिया। क्यों, क्योंकि एक सेल का विभव जो है वो पॉजिटिव जा रहा है और दूसरे सेल का विभव जो है वह नेगेटिव जा रहा है। अब हम आगे बढ़ें तो हमने जो धारा की दिशा मानी है वह धारा की दिशा इधर है, और पहले से जो धारा की दिशा किरचॉफ करंट लॉ दे रहा था वह धारा की दिशा ठीक इसके विपरीत है। किसकी बात कर रहे हैं, अब 1 ओम में धारा की बात कर रहे हैं। हमने जो 1 ओम में धारा मानी है, जो लाल वाली धारा दिखा रहे हैं, वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, एफ से ई की तरफ जा रही है। लेकिन पहले किरचॉफ करंट लॉ ने जो हमें धारा की दिशा दी है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, ई से एफ जा रही है, जिसके कारण हमें यहां रेजिस्टर में नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे -I1 गुने 1। और ठीक वही चीज यहां देखें तो हमें दिखेगा कि 2 ओम में हमने जो धारा की दिशा मानी है और जो किरचॉफ करंट के नियम ने धारा की दिशा दी है वह दोनों दिशाएं क्या है, समान है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, +2I2, ठीक है। तो ABF में जो हमारा सूत्र बन रहा है वो बन रहा है 0.5 बराबर 2I2 - I1। यह किसका सूत्र बना, ABEF में 0.5 बराबर 2I2 - I1, ठीक है। अब हम किस सर्किट की बात करें, अब हम किस परिपथ की बात करें, तो हम परिपथ बात कर रहे हैं ABDC जो निचला परिपथ है। और निचले परिपथ में भी हम धारा की दिशा को क्या मान लें, धारा की दिशा को वही मान लें। तो सबसे पहले इसमें क्या खोजेंगे, इसमें वैद्युत सेल खोजेंगे। तो एक ही वैद्युत सेल है जिसमें हमने जो धारा मानी है वो कहां जा रही है, नेगेटिव से निकल रही है। तो हम यहां लिखेंगे -2, और क्योंकि और कोई भी वैद्युत सेल नहीं है तो हम = लगा देंगे। अब हम बात करें प्रतिरोध में, तो देखिए प्रतिरोध में पहले से जो दिशा है वो इस
हमने जो दिशा मानी वो इधर है और पहले से जो दिशा है वो इसके क्या है, विपरीत है। तो यहां क्या आ जाएगा, -5i1 प्लस i2। और दूसरे वाले प्रतिरोध की बात करें तो दूसरे वाले प्रतिरोध में भी हमारे पास जो दिशा है वह क्या है, विपरीत है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, -2i2। तो यहां पे यदि आप सारे माइनस, या फिर आप इसको खोल भी सकते हैं, तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 बराबर -5i1 -7i2। माइनस से माइनस यदि कैंसिल कर दें तो 2 बराबर 5i1 प्लस 7i2। दूसरा इक्वेशन यह मिल गया। तो केसीएल और किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हमने लगाकर दो इक्वेशन लगा लिए। और यदि आप इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 और I2 का मान आ जाएगा। I1 का मान और I2 का मान निकालने के लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी मेथड निकाल सकते हैं। फिलहाल यहां पर जो I1 का मान आ रहा है वह I1 का मान आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें और I2 का मान कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और 2 मिनट का समय है। यदि यह कैलकुलेशन हो जाए तो आप चैट सेक्शन में बतलाएं। तो देखिए, यदि हम I1 का मान देखें यहाँ पर, तो यह I1 का मान आ रहा है 0.0294 एम्पियर। और यदि हम I2 का मान देखें तो I2 का मान आ रहा है 0.2647 एम्पियर। तो यह I1 और I2 का मान जो है वह कैलकुलेट करने के बाद यह आ रहा है। चलिए, तो यदि यह प्रश्न हो गया तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही प्रश्न करते हैं किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर। तो यह प्रश्न बोल रहा है कि यहां पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, यहां पर हमारे पास एक प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का, और यहां पर वापस से हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। यहां जो वोल्टेज सोर्स है इनकी आपको 1 वोल्ट और 3 ओम, मतलब यहां पर आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। तो आप यहां पर कंफ्यूज ना हो, इस कारण से मैं एक प्रतिरोध बना ही दे रहा हूं कि यहां पर क्या है, 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है और 3 ओम का। इस फिगर को थोड़ा हम फिर से बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर बोला गया है आपको कि 1 वोल्ट और 3 ओम का एक आपके पास क्या है, यहां पर यह है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इस प्रतिरोध का जो मान है वह 2 ओम है। और नीचे फिर से आपके पास क्या लगा हुआ है, फिर से एक वोल्टेज सोर्स और एक प्रतिरोध लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स का मान आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध का मान आपको 4 ओम दिया हुआ है। किरचॉफ करंट लॉ हमें लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ लगाया गया है जिसमें कि बोला गया है यह I1 है, यह I2 है, और यहाँ पर क्या है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ नहीं लगाया गया, धाराएं बतलाई गई हैं आपको कि I1, I2 और I3 धाराएं जो हैं वह बह रही हैं। तो आपको बतलाना है, सर्किट का नाम भी दिया हुआ है ABCDEF। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो आपको I1, I2 और I3 का मान बतलाना है। I1, I2 और I3 का मान बतलाना है। एक बार को कम से कम समीकरण बनाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि I1, I2, I3 का मान कैलकुलेट करने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप कोशिश यह करें कि आप किरचॉफ का वोल्टेज नियम इसमें लगा करके 2 समीकरण जरूर बनाएं। ठीक है, यदि किसी का समीकरण आ जा रहा है, यदि आप पहले सर्किट में और दूसरे सर्किट में, दूसरे लूप में समीकरण बना ले रहे हैं, तो आप उसे चैट सेक्शन में बतलाएं। समीकरण बनाने की कोशिश जरूर करें। इक्वेशन तो आपसे इतना जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो एक बार को समीकरण बनाने की कोशिश करें।
चलिए, तो पहले जो हमारे पास है ए बी सी एफ की बात करेंगे हम। ए बी सी एफ में हमने क्या करना है, सबसे पहले इस लूप की एक दिशा माननी है, तो हम दिशा तो हमेशा क्लॉकवाइज ही मानते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वैद्युत सेल ढूंढना है। तो यह वैद्युत सेल है, हमने दिशा क्या मान ली, क्लॉकवाइज मान ली। तो यह वैद्युत सेल है, इसमें धारा कहां निकल रही है, नेगेटिव से निकल रही है, तो हम इसे -1 लिखेंगे। और -1 के बाद क्योंकि और कोई भी क्या है वैद्युत सेल नहीं है, तो हम इक्वल टू लगा देंगे। इसके बाद यदि आप देखें तो इसमें 3 ओम के रेजिस्टर में दिशा जो है वह दोनों की विपरीत है, तो यह -3i3 होगी। और क्योंकि 2 ओम में दोनों की दिशा क्या है, समान है, तो यहां क्या हो जाएगा, +2i2 हो जाएगा। यह हमारा पहला सूत्र है, पहला समीकरण है। यदि हम बात करें दूसरे की, तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, दूसरे का भी हम बना सकते हैं। सर्किट है हमारा FCDE। FCDE की बात करें तो हमें फिर से क्या मान लेना है, दिशा निर्धारण कर लेना है, एक क्लॉकवाइज दिशा। और क्लॉकवाइज दिशा में यदि आप इस 2 वोल्ट की बात करेंगे तो यह क्या होगा, -2। -2 क्यों होगा, क्योंकि हमने जो दिशा मानी है वह दिशा से करंट जो है वो 2 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है। प्रतिरोधों की बात करें तो देखिए यहां पर जो आ रहा है वह I2 के दिशा के विपरीत में है, तो यह -2i2 हो गया। और यहां पर भी जो आ रहा है वह I1 के दिशा के विपरीत में है, तो यह -4i1 आ गया। लेकिन यदि आप यहां पर देखें तो हमारे पास 2 ही समीकरण बन पा रहे हैं, तो हमें तीसरा समीकरण भी बनाना पड़ेगा। अब तीसरा समीकरण बनाने के तरीके जो है वो अलग अलग हैं। या तो आप लूप मान ले ए बी डी ई, तो यदि आप तीसरा लूप बना लेंगे तो आपके पास एक तीसरा समीकरण आ जाएगा, जिससे कि आप क्या कर सकेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकेंगे। लेकिन इससे ज्यादा आसान यह है कि आप KCL लगा दें एट C। जो बिंदु C है हमारे पास, यहां यदि आप देखें तो यहां से I3 जो है वह बाहर की तरफ जा रहा है, I2 भी जो है वह बाहर की तरफ जा रहा है, और I1 इसमें आ रहा है। तो आप यहां ऐसा लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अंदर जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धारा क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो अब यहां हमें तीसरा समीकरण का कहां से मिल गया, KCL से मिल गया। और KCL हमने किस बिंदु पर लगाया है, C बिंदु पर KCL हमने लगा दिया है। यदि आप KCL नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आपको एक और लूप मानना पड़ेगा, ABDE। वहां से आपको एक समीकरण बनाना पड़ेगा, और उस समीकरण को बनाने के बाद आपके पास 3 समीकरण होंगे और 3 वेरिएबल होंगे, 3 अननोन होंगे, जिसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर यदि आप तीनों देखिए, समीकरण बनाना जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो आपके 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स है, आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आप वैल्यूज को उल्टा पुल्टा करके I1 I2 I3 का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो समीकरण बनाना है यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका किरचॉफ लॉ में। यदि आपको यह समीकरण लिखना आ गया तो आपको किरचॉफ लॉ आ गया। तो यदि यहां पर हम आंसर देखें तो हमारे पास I1 का मान है 6/13 एम्पियर। I1 हमारे पास आ रहा है 6/13 एम्पियर। I2 का मान आ रहा है आपके पास 1/13। I2 का मान आ रहा है 1/13 एम्पियर। और I3 का मान आ रहा है, I3 का मान आ रहा है 5/13 एम्पियर। यदि इनमें से किसी भी समीकरण में किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट के माध्यम से अपने डाउट डाल सकते हैं, यदि किसी भी समीकरण बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो। 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, आपको यदि कोई डाउट है इसे कॉपी भी कर लें, और यदि डाउट है तो आप चैट के माध्यम से पूछें, फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
यहाँ पर एक सर्किट दी गई है तो यह एक सर्किट दिया गया है जिसमें यह 1 वोल्ट 1 ओम का बोला गया है। यह जो है वह 2 वोल्ट 2 ओम का बोला गया है। इसे 2 ओम का बोला गया है। यहाँ पर यह 3 वोल्ट और 3 ओम का है। वापस से 1 वोल्ट 1 ओम का है। धाराएं आपको बतलाई गई हैं कि यहाँ पे जो धारा है वह I है। यहाँ पर जो धारा है वह I1 है और यहाँ पर जो धारा है वह I2 है। I2 की दिशा भी बतलाई गई है आपको, I2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, I1 I2 का मान ज्ञात करना है। I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। दो मिनट का समय है, समीकरण बनाने की कोशिश करें। मान तो आप इतने जल्दी ज्ञात नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने का प्रयास करें। यदि कोई भी समीकरण बन जाए तो आप चैट सेक्शन में बतला सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम पहले ऊपर वाले लूप में। तो सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, हमें दिशा मान लेनी है। तो हम दिशा मान लेते हैं। इसमें हम तो क्लॉकवाइज ही मानेंगे हमेशा, और इसमें विभव वैद्युत सेल देखेंगे। तो जैसे ही आप वैद्युत सेल ढूंढेंगे, पहले वाले में हम मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ABCD हम यदि बोल रहे हैं तो हम अभी बात कर रहे हैं ADC की। हम बात कर रहे हैं ADC की। ये जो त्रिभुज के तरीके से बन रहा है, इस त्रिभुज की ADC की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसमें एक यह विभव है जिसमें हमने जो धारा मानी है वह पॉजिटिव से निकलेगा, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, 1। और यहाँ जो विभव है इसमें हमने जो दिशा मानी है वह नेगेटिव से निकलेगा, तो 1 - 2। ठीक है। तो सबसे पहले हम विभव जो भी हमारे पास वैद्युत सेल है उनके लिख लिए, फिर बराबर का साइन दिया। उसके बाद हम यहाँ पर प्रतिरोधों से शुरू करें तो इस 2 ओम में जो दिशाएं हैं वह दोनों दिशाएं विपरीत है। हमने जो माना है और जो पहले से दिशा दी हुई है, तो हम इसे -2I1 लिख सकते हैं। इस प्रतिरोध की बात करें तो फिर से आपके पास क्या है, दिशा जो है वह विपरीत है, तो आप यहाँ -I लिख सकते हैं। और इस प्रतिरोध की बात करें तो वापस से दिशा विपरीत है, तो यहां पर वापस से आप क्या लिख देंगे, -2I लिख देंगे। ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 प्रतिरोध थे, उन तीनों के लिए हमने क्या लिख दिया, विभवांतर लिख दिया। और हमारे पास 2 वैद्युत सेल थे, उन दोनों के लिए भी हमने क्या लिख दिया, विभवांतर लिख दिया। तो यह आ जाएगा -1 बराबर -2I1 - 3I। माइनस यदि हटा दें तो 1 बराबर 2I1 + 3I। यह जो है वह हमारा क्या बना, यह हमारा पहला समीकरण बना। अब इसमें दूसरा समीकरण बनाने का प्रयास करें। ABC जो आपकी त्रिभुज ABC बन रही है, इस ABC में आप दिशा यही माने और कोशिश करें कि आप ABC में समीकरण बनाएं।
तो देखिए, यदि एबीसी की बात की जाए तो एबीसी में फिर सबसे पहले वैद्युत सेल देखें, तो यह जो 3 वोल्ट का वैद्युत सेल है उसमें हमारी जो धारा है वह किधर निकलेगी, नेगेटिव से निकलेगी, और यह जो 1 वोल्ट का है उसमें हमें पॉजिटिव से निकलेगी। तो हमने यहाँ पर -3 + 1 लिख लिया। इस 3 ओम से शुरू करें तो हमारी दिशा और हमारी मानी हुई दिशा और पहले की दिशा विपरीत है, तो वह -3i2 होगा। इसमें दोनों ही दिशाएं समान है, तो +2i1 होगा, और वापस से इसमें जो है वो दिशाएं विपरीत हैं, तो यह -i2 होगा। यदि आप इसे देखें तो यह -2 बराबर -4i2 + 2i1, माइनस यदि आप कॉमन निकाल लें तो 2 बराबर 4i2 - 2i1 होगा। फिर से वेरिएबल जो है, अननोन जो है वह 3 है। 3 अननोन होने के कारण क्या है, या तो आप दूसरा केवीएल, तीसरा केवीएल लगा सकते हैं एबीसीडी में। पूर्ण में आप क्या लगा ले, एबीसीडी में केवीएल लगा ले। इस बार मैं एबीसीडी में भी आपको केवीएल लगा के दिखाऊंगा, लेकिन जो आसान है वह आसान ये है कि आप सी पर केसीएल लगा ले, केसीएल एट सी। तो यदि सी पर आपने केसीएल लगा लिया तो इस बिंदु पर देखें, I1 धारा आ रही है, और I1 और I2 धारा आ रही है। I1 और I2 धाराएं जो है वह आ रही हैं, और I धारा जो है वह बाहर जा रही है। तो हमने क्या निकाल लिया, एक तीसरा इक्वेशन भी निकाल लिया कि I बराबर I1 + I2। हमने एक इक्वेशन लगा लिया, I बराबर I1 + I2। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में मैं आपको एक बार तीसरे सर्किट में केवीएल भी लगा के दिखा दे रहा हूं कि यदि हमें तीसरा सर्किट कभी मानना पड़ गया तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम तीसरा सर्किट एबीसीडी मानेंगे। हम जो बीच वाला जो आपका क्या है, डायगोनल है एसी, उसमें जो 2 ओम का रेजिस्टर है उसे हम हटा सकते हैं, और हम लूप जो है, बंद वैद्युत परिपथ जो है, वह बंद वैद्युत परिपथ अपने मन से एबीसीडी को मान सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम एबीसीडी, देखिए आपका पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन यह है, तीसरा इक्वेशन थर्ड ए इसे मान लेते हैं, थर्ड ए इसे मान लेते हैं। और यदि आपको यह तीसरा इक्वेशन केसीएल से नहीं लगाना है तो हम केवीएल से एबीसीडी में बनाएंगे, जिसको कि हम देखते हैं इन एबीसीडी। तो पहले एबीसीडी जो हमारे पास वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ को बना लें। तो यह वैद्युत परिपथ था हमारा, यह 1 वोल्ट 1 ओम, यह 2 वोल्ट 2 ओम, यह 1 ओम 1 वोल्ट, और यह 3 वोल्ट 3 ओम। यही वैद्युत परिपथ था हमारा ए बी सी डी। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें किरचॉफ का नियम लगा लेना है। तो हम फिर से अपने लूप की एक डायरेक्शन मान लें, और लूप की डायरेक्शन को हमने मानना है क्लॉकवाइज। तो यदि इसमें हम देखें, और धाराएं भी दी हुई थी पहले से, धाराएं जो दी हुई थी वह आई जो थी वह किधर दी हुई थी, आई जो थी वह इधर दी हुई थी, और I2 जो है वह इधर दी हुई थी, I2 जो है वो इधर दी हुई थी। यदि आप देखें तो यहां तक I ही आ रही थी, यहां पे भी I ही थी, यहां पर भी I ही थी, और यहां से I2 आ रही। तो यदि आप अब इस परिपथ में क्या लगाएं, इस परिपथ में लगाएं, तो देखें हमें सबसे पहला सोर्स ये है, तो इसमें आपका कहा जा रहा है, माइनस से निकल रहा है तो -3, इसमें प्लस से निकल रहा है तो +1, इसमें माइनस से निकल रहा है तो -2, और इसमें प्लस से निकल रहा है तो +1 बराबर। यदि आप बात करें यहां पर तो देखें दिशा दोनों का विपरीत है, तो -3i2। यहां पर बात करें तो दिशा दोनों का विपरीत है तो -i। यहां पर बात करें तो दिशा विपरीत है तो -2i, और यहां पर भी बात करें तो दिशा विपरीत है तो -i2। तो यहां पर क्या आ गया, देखिए ये -5 + 2 -3, तो यह आएगा -3 बराबर
I2 की बात करें तो यहाँ -4I2 और क्या आ रहा है -3I। यदि आप इसे लिखें तो 3 बराबर 4I2 प्लस 3I आ जाएगा, जिसे हम इक्वेशन 3B बोल दे रहे हैं। तो या तो आप इक्वेशन 1, 2 और 3A की बात करेंगे, और या तो आप इक्वेशन 1, 2 और 3B की बात करेंगे। इन या तो आप ऊपर वाले से 3 समीकरण से आप क्या करें, I1 I2 का मान ज्ञात करें, या तो आप नीचे वाले 3 समीकरण से I1 I2 का मान ज्ञात करें। लेकिन हम चूंकि केसीएल लगाना थोड़ा हमारे पास डिफिकल्ट होता है, थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, इस कारण से हम केवीएल लगाने से बचते हैं, और 3A में जो हमने केसीएल से हमने जो समीकरण लिखे थे उसी समीकरण का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह जब तीनों समीकरण लगा लेंगे तो आपके पास I1 और I2 का मान आएगा। I का मान यहां आ रहा है 5/13। I का मान आ रहा है 5/13। I1 का मान आ रहा है -1/13 और I2 का मान आ रहा है 6/13। I2 का मान आ रहा है 6/13। यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिली कि I1 का मान माइनस आ रहा है, मतलब हमें जो I1 की दिशा दी हुई है, यदि हम पीछे देखें तो हमें जो यहाँ पर I1 की दिशा दी हुई है, यह दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यह जो दिशा दी हुई है, यह दिशा क्या होगी, यह दिशा विपरीत होगी। इसलिए हमने जो I1 का आंसर आया वह क्या रहा है, -1/13। माइनस किसी आंसर में यह बतलाएगा कि हमारे पास जो दिशा दी गई है, हमें यह लूप वाली दिशा की बात नहीं करनी है, हमें इस दिशा की बात नहीं करनी है, हमें इस दिशा की बात करनी है। तो हमें ये जो दिशा दी गई है, यह दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहां जो सवाल में I1 का मान आया है वह -1/13 आया है, जो माइनस आपको क्या बतला रहा है कि जो सर्किट में इनिशियली डायरेक्शन दी गई थी, जो वैद्युत परिपथ में दिशा दी गई थी, वह दिशा जो है वह क्या है, वह दिशा विपरीत है। तो यहां पर वापस से आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन बना सकते हैं। यदि 3 इक्वेशन की जरूरत हो तो जनरली हम तीसरा जो है वह किरचॉफ करंट लॉ का इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, तो आइए एक और प्रश्न करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं हमारे पास। यहां पर आपके पास 1 ओम 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 ओम, 3 वोल्ट और 8 ओम की बात की गई है। यहां बोला जा रहा है कि आप R का मान ज्ञात करें ताकि 4 ओम के प्रतिरोध में कोई विभवांतर, कोई वैद्युत धारा ना हो। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि R का मान ज्ञात करें ताकि जो 4 ओम में धारा है वह क्या हो जाए, वह धारा शून्य हो जाए। वह धारा क्या हो जाए, वह धारा जो है
वह शून्य हो जाए। तो देखिए बेसिक सा सवाल है, हम यहां पर क्या करें, हम यहां पर मान ले आई धारा है और यदि इसमें धारा शून्य जानी है तो यहां पर भी धारा क्या हो जाएगी, आई ही हो जाएगी और इस परिपथ में कोई भी धारा फिलहाल नहीं है। तो यदि हम इसे लूप मान लें ए बी सी डी ई और एफ, तो आप सबसे पहले ए बी सी एफ में आप अपना क्या करें, आप अपना इक्वेशन लगा दें। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से आपके वैद्युत सेल हैं। तो यहां आएगा 9 माइनस 6 बराबर आई प्लस आई, और चूंकि इसमें कोई भी धारा नहीं है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आई का मान यहां से आ गया कितना ओम, 3/2 ओम या 1.5 ओम। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें आर का मान निकालना है तो हम क्या करें, हम दूसरे वाले में भी जो हमारा क्या है सी डी ई एफ है, सी डी ई एफ में भी हम लगा दें। तो सी डी ई एफ में हम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा -3 + 6 बराबर आई आर। -3 + 6 का मान किसके बराबर आ गया, आई आर के बराबर आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 बराबर 3/2 गुने आर, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान 2 ओम। तो यह आर का मान जो तो आज की क्लास में हमने किरचॉफ के दो नियम के बारे में, किरचॉफ का करंट नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम के बारे में पढ़ाई की। आगे के क्लासों में हम इसी के आगे जो आपके वैद्युत उपयंत्र है, वैद्युत यंत्र है, उन यंत्रों की पढ़ाई करेंगे, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो आज की क्लास में बस इतना ही।